ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 221। मदारा बनाम मरीन 2। बहुत बढ़िया। वाइस एडमिरल गार्प यहाँ है, फ्लीट एडमिरल सेंगोकू और एडमिरल किजारू भी यहाँ है। हम बच गए, एक युवा मरीन ने पूरी तरह राहत महसूस करते हुए कहा। गार्प, सेंगोकू और एडमिरल किजारू के आगमन को देखकर वहां मौजूद मरीन्स को राहत मिली। लाल कवच में मौजूद व्यक्ति उन्हें थोड़ा डराता है, उसकी आभा किसी भी तरह से योंको से कमतर नहीं है। इस आदमी का भाग्य खराब होने वाला है। उसका सामना मरीन मुख्यालय के सबसे ताकतवर लोगों से होने वाला है। फुम! अचानक मदारा ने अपना सिर दाहिनी ओर झुकाया, जिससे एक लेजर किरण उसके सिर के पास से गुजरी और समुद्र से टकराने पर फट गई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। मदारा के शारिंगन ने उस व्यक्ति का पीछा किया जिसने हमला किया था। किजारू के विकृत चाचा जैसे चेहरे को देखकर उसने घृणा का भाव दिखाया। युवक, वो तो बस एक चेतावनी थी। अगर तुम यहां आत्मसमर्पण करने आए हो तो यही तुम्हारा मौका है, अगर नहीं तो तुम मर जाओगे, किजारू ने घसीटते हुए कहा। उसकी उंगली के अग्रभाग में एक लेजर किरण बन गई जो शूट करने के लिए तैयार थी। तुम्हें एडमिरल में से एक होना चाहिए, किजारू। एक लौगिया फल क्षमता उपयोग करता जो अपनी इच्छा से प्रकाश में बदल सकता है, मदारा ने टिप्पणी की। तुम्हारा चेहरा मुझे परेशान करता है। जैसे ही मदारा ने अपनी बात खत्म की, किसी चीज ने किजारू को लात मारी जो अपनी लेजर बीम को शूट करने वाला था। उसका फिगर वापस उड़ गया और एक इमारत से जा टकराया। क्या बकवास है? वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वे सोच रहे थे, एडमिरल किजारू को क्या हुआ? वो अचानक वापस क्यों उड़कर इमारत से टकरा गया? उनमें से किसी ने भी हमले को नहीं देखा। आखिरकार ये मदारा की ऋण्यगन क्षमता है, लिम्बो। केवल गार्प और सेंगोकू जैसे लोग जो भविष्य को समझ सकते हैं, उन्होंने इसकी उपस्थिति को महसूस किया। सेंगोकू, गैर्प का चेहरा गंभीर हो गया। हां, किसी तरह की अदृश्य छाया। केवल संपर्क बिंदु पर मुझे इसका एहसास हुआ, सेंगोकू ने जवाब दिया। गार्प, वो मजबूत है। हां। उस समय मदारा ने अपना ध्यान गैर्प और सेंगोकू की ओर केंद्रित किया तथा उनकी आभा को महसूस करते हुए वो प्रबल युद्ध इरादे से फट पड़ा। लेकिन वो अनगिनत प्रकाश कणों द्वारा रोका गया जो किजारू की आकृति में बने थे। वो बिना किसी चोट के था। डरावना ने, किसी अदृश्य ने मुझे लात मारी। किजारू ने अपने दुखी चेहरे के साथ एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई। केवल आखिरी क्षण में उसके अवलोकन हकी ने हमले को नोटिस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी मजबूत होगा और उसके पास अजीब क्षमताएं होंगी। वो मजबूत है, ये आसान नहीं होगा। किजारू ने अपने दिल में फैसला किया। सभी मुश्किल काम मेरे सिर पर क्यों आते हैं? आप अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मरीन एडमिरल वास्तव में मजबूत है। मदारा ने अपनी बाहों और पैरों को फैलाया जैसे कि वो वार्म अप कर रहा हो। यह सुनकर किजारू की आंखें सिकुड़ गई। दुखी चेहरे के साथ उसने अपने खास शब्द कहे। ओ, लगता है मुझे कम आका गया। तुम्हारा लहजा छोटा नहीं है। क्या तुम्हें प्रकाश की गति से लात मारी गई है? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करता, किजारू की आकृति अचानक प्रकाश कणों में बदल गई और अपने पैर को कोड़े से मारते हुए प्रकाश की मुद्रा में मदारा के सामने प्रकट हुई। जहां तक उचिहा मदारा का प्रश्न है, उसने अपने शारिंगन के साथ दूसरे पक्ष की तेज चाल का सहजता से अनुसरण किया और अपनी किक से जवाबी हमला किया। धमाका! जब दोनों के हमले आपस में टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के नौसैनिक चौंक गए क्योंकि वे उसकी हरकतों का पता नहीं लगा पाए। जब उन्होंने देखा कि मदारा बिना किसी कमजोरी के किजारू का सामना कर रही है तो वे चौंक गए। हे भगवान! इस आदमी ने एडमिरल किजारू की तेज किक को रोक दिया। एक मरीन ने कहा। अविश्वसनीय! उसने ये कैसे किया? ये आदमी बहुत ताकतवर है। शुक्र है हमारे पास वाइस एडमिरल गैर्प और फ्लीट एडमिरल सेंगोकू है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। किजारू खुद भी मदारा की सजगता और उसके साथ बराबरी की प्रतिस्पर्धा करने की शारीरिक शक्ति से हैरान था। उस समय उसने अपने प्रतिद्वंदी की लाल पुतली पर ध्यान दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई अजीब सी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। ये शक्ति उसे मोहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। किजारू ने अनुमान लगाया कि ये उसके प्रतिद्वंदी की क्षमता थी। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वे किसी की आत्मा को सम्मोहित कर सकती हैं या उस पर हमला कर सकती है ना? कितनी आकर्षक क्षमता! क्या अदृश्य चीज भी आंखों की क्षमता है? किजारू के शब्दों के जवाब में मदारा ने सांस लेते हुए एक हाथ से कई मोहरें बनाई। उसकी हरकत देखकर किजारू ने पीछे हटने के लिए अपने शरीर को तैयार कर लिया, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। अग्निशैली, राजसी विध्वंसक ज्वाला चक्र को इकट्ठा करते हुए मदारा ने तीव्र ज्वालाओं की एक विशाल धारा निकाली जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। आग की ऊंची लपटों ने नौसैनिकों को भयभीत कर दिया
और उन्हें सुरक्षित दूरी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इससे भूभाग पिघलने लगा था। वो आग उगल सकता है। हमले की तीव्रता कैडो की बोलो ब्रीथ के समान है। किजारू ने हमले से बचने के लिए गायब होकर हमला करने की सीमा से बहुत दूर जाकर दिखाई दिया। उसने डरते हुए कहा, इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति। ये देखकर कि किजारू आग से सुरक्षित बच गया, मादारा ने सोच विचार कर कहा, ऐसा लगता है कि निंजुत्सु लोगिया डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध अप्रभावी है। जब किजारू ने ये शब्द सुने तो वो एक पल के लिए अचंभित रह गया और उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या तुमने निंजुत्सु कहा? क्या तुम वानोकुनी से हो? नहीं, मदारा ने साफ मना कर दिया। अरे थोड़ा रुको, क्या तुम हमें अपना नाम बता सकते हो और तुम कहां से आए हो? किजारू को कुछ एहसास हुआ और उसने पूछा, जैसे कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। मदारा ने अहंकारपूर्वक घोषणा की, मेरा नाम उचिहा मदारा है। इसे अपने दिलों में अंकित कर लो, क्योंकि ये जल्द ही पूरी दुनिया में गूंजेगा। इसके लिए तुम्हें इस जगह से जिंदा निकलना होगा। किजारू ने हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए कहा, यासाकानी नो मगाटामा। अपनी भुजाओं को सामने की ओर मोड़कर उसने घातक प्रकाश कणों की बौछार शुरू कर दी, जिसने उचिहा मदारा पर विनाशकारी बल के साथ बमबारी की। किजारू की रोशनी की किरणों का सामना करते हुए मदारा ने नाक भौं सिकोड़ी। बहुत चमकदार उसकी 3 तोमो शारिंगन आंखें मंगेक्यो शारिंगन की जोड़ी में बदल गई। उसने कहा, सुसानु। उसके शरीर के चारों ओर नीला चक्र उभरा। कंकाल की संरचना ने आकार लिया, उसके बाद मांसपेशियां और त्वचा। कुछ ही समय में एक मानव आकृति का आकार बन गया, जिसके ऊपर आगे की सुरक्षा के लिए कवच लगा हुआ था। उस समय किजारू की लेजर किरणों ने सुसानु पर हमला किया। बूम! सुसानु पर हमला होते ही विस्फोट हो गए, जिससे विनाशकारी शॉकवेव उत्पन्न हो गई। 1 मिनट की बमबारी के बाद धुआं और धूल छंट गई और शक्तिशाली सुसानु को एडमिरल किजारू के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? यह अजीब विशालकाय जानवर क्या है? इसकी सुरक्षा बहुत भयानक है। गैर्प ने जोर से सोचा, जो भी हो, हम मुसीबत में हैं। दुश्मन जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सेंगोकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अध्याय 222, सुसानु की शक्ति। इस नीले विशालकाय की रक्षा उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। किजारू की आकृति गैर्प और सेंगोकू के बगल में प्रकट हुई। इसकी सुरक्षा बहुत खराब है। इस बार वो दिखावा नहीं कर रहा था। तुम लोगों ने मुझे निराश किया है। ये तो बस शुरुआत है, इसलिए अभी मुझसे मत डरो। अभी भी समय है। ये कहते हुए मदारा ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जो चक्र से भरी हुई थी। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसके पैर विकसित होते गए और ये खड़ा हो गया। वैसे वैसे इसका रूप बदलता गया। करीब 70 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ये विशालकाय जानवर मरीन फोर्ड को भी छाया देता था। मरीन सैनिक पूरी तरह से हैरान और भयभीत थे। विशाल नीले विशालकाय को देखकर उनके दिलों में सदमा, डर और निराशा की भावना भर गई। उनके बारे में तो भूल ही जाइए, यहां तक कि किजारू, गैर्प, सेंगोकू और अन्य उच्चस्तरीय अधिकारी भी मदारा के इस करतब को देखकर दंग रह गए। अगर उन्हें पता चल जाए कि यह मदारा की असली ताकत नहीं है, तो उनके दिल की धड़कन रुक सकती है। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके मदारा सुसानु की हीरे की सुरक्षा के अंदर खड़ा था। आप लोग सुसानु की शक्ति को देखने के लिए भाग्यशाली हैं। क्षमा करें, मुझे लगता है कि आप सुसानु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने दें। ये एक परम नेत्र तकनीक है, जो एक विशाल चक्र को मूर्त रूप देती है और लड़ने के लिए एक विशालकाय बनाती है। अपनी पूर्ण अवस्था में सुसानु में देवताओं की शक्ति होती है, जो शुद्ध विनाश का प्रतीक है। एक कहावत है, जब तक आप सुसानु को अपनी आंखों से देखते रहेंगे, तब तक आप अवश्य ही मर जाएंगे। मदारा ने बिना कुछ छिपाए समझाया। अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाता तो वो मदारा नहीं है। सेंगोकू-सान, हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले उस पर काबू पा सकता हूं। किजारू ने शांत भाव से पूछा। गार्प, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी हड्डियों को खींचें। सेंगोकू ने मजाक में टिप्पणी की। हा, तुम क्या कह रहे हो सेंगोकू? हालांकि प्रतिद्वंद्वी मजबूत लगता है, लेकिन उसे लड़ने के लिए मरीन के फ्लीट एडमिरल की आवश्यकता नहीं है। मैं पर्याप्त से अधिक हूं। गैर्प ने अपनी टोपी फेंकी और आगे बढ़ा, अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को बाई हथेली पर रगड़ने लगा। जब गैर्प युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, सेंगोकू ने मरीन को आदेश दिया, एलीट टीम आगे बढ़ो, बाकी लोग पीछे हटो और सुरक्षित दूरी बनाए रखो। मुझे शुरू करने दो। किजारू ने प्रकाश कणों में बदलकर नेतृत्व संभाला। उसने मदारा पर हमला किया, उस पर लेजर किरणों से बमबारी की, लेकिन इस बार उसके हमले आर्मामेंट हकी से भरे हुए थे। बूम! टक्कर लगने पर लेजर किरणें फट गई। पिछली बार के विपरीत
किरणों की मारक क्षमता ने सुसानु को तोड़ दिया। अनगिनत लेजर किरणों से घिरे इस नीले विशालकाय जीव को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओह, प्रभावशाली! मदारा आश्चर्यचकित हुआ और उसने सुसानु को स्थिर कर दिया, जबकि उसके चक्र ने सुसानु में दरारें बहाल कर दी। हकी के हथियार से लैस होकर हमलों की शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई। हकी एक चमत्कारी चीज है, मदारा ने सोचा। जैसे ही उसने सुसानु को संतुलित किया, एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि मरीन हीरो गार्प था। बुसो शोकु हकी से सुसज्जित अपनी मुट्ठी से गैर्प ने जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका शक्तिशाली प्रहार सीधे सुसानु के पेट पर पड़ा। मदारा को आश्चर्य हुआ जब गैर्प की मुट्ठी ने सुसानु पर जोरदार प्रहार किया और एक दमनकारी बल फूट पड़ा, जिससे सुसानु पीछे की ओर उड़ गया तथा उस पर व्यापक दरारें बन गई। सुसानु के साथ मदारा को मरीनफोर्ड खाड़ी से पहले समुद्र क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी आकृति को स्थिर करते हुए मदारा ने चक्र को सुसानु के तलवे में प्रवाहित किया ताकि वह समुद्र पर खड़ा हो सके। मदारा के सुसानु के शांत होते ही समुद्र की अशांत लहरें चारों ओर फैल गई। सुसानु की एक भी हरकत भयावह उतार चढ़ाव और विनाशकारी शक्ति लेकर आती है। यह कितनी भयानक रक्षात्मक शक्ति है! मुझे लगता है कि इसके खिलाफ ज्यादातर हमले अप्रभावी हैं। गैर्प ने जमीन पर उतरते हुए टिप्पणी की। वाइस एडमिरल गैर्प बहुत शक्तिशाली है, एक मरीन ने खुशी से कहा, लेकिन वो चीज मार सह सकती है। ये गार्पसान की मुट्ठी से भी अप्रभावित है। तभी कुछ लोगों ने गौर से देखा कि मदारा समुद्र के किनारे खड़ा है। अरे, क्या हो रहा है? क्या वो राक्षसी फल नहीं है? वो समुद्र के पानी से क्यों नहीं डरता? अब तक रक्षात्मक मुद्रा में रहने वाले मदारा ने अचानक अपना व्यवहार बदल दिया, जिससे अन्य लोग दंग रह गए। जैसे ही एडमिरल ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, उसकी नजर उस पर टिक गई। उसके पीछे नीले सुसैनों ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जबकि नीले चक्र से बना एक विशाल चाकू संघनित हुआ। एक विचार के साथ विशाल तलवार किजारू पर घूमी, जो इधर उधर घूम रहा था। शस्त्र की आवाज के साथ तलवार हवा में चीरती हुई चली गई। किजारू अचंभित रह गया और सहज रूप से खुद को तत्वमय बनाकर झूले को चकमा दे दिया। लेकिन बम हमला हुआ और किजारू पर हमला हुआ, जिसका आकार सी आकार में विकृत हो गया और फिर वापस उड़कर मरीन मुख्यालय की इमारत से टकरा गया। एडमिरल किजारू, क्या हुआ? इस अचानक परिवर्तन से मरीन्स भयभीत हो गए, जो एडमिरल्स को अन्य सभी से ऊपर मानते हैं। मैंने सोचा था कि वो आदमी हकी को नहीं जानता होगा, क्योंकि उसने अब तक इसका प्रयोग नहीं किया था। रियर एडमिरल ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये हकी नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन जो भी हो, ये लोगिया उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। एक वाइस एडमिरल ने अच्छी टिप्पणी की। किजारू खड़ा हुआ और दुर्घटना के बाद बनी हुई बर्बादी से बाहर आया। उसकी हालत एक एडमिरल के लिए अनुचित थी। वो बुरी तरह से घायल था। वो घायल हो गया था, उसके होठों से खून बह रहा था और उसके पेट पर गहरा घाव था। फिर भी उसकी चोट जानलेवा या गंभीर नहीं थी। जब वो गार्प के पास पहुंचा तो गार्प ने उसे डांटा, किजारू बदमाश, यही रहो और बच्चों की रक्षा करो। अगर तुम्हें फिर से पीटा गया तो इससे मरीन का मनोबल गिर जाएगा। जैसा कि जेड हमेशा कहता है, तुम अपनी फल शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो। तुम्हें अभी भी प्रशिक्षण की जरूरत है। किजारू ने बहस नहीं की। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना नहीं चाहिए था और ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए थी। किजारू को डांटने के बाद गैर्प ने अकेले ही मदारा का सामना किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। लंबे समय के बाद उसे रोमांच महसूस हुआ। उसकी लड़ाई की गति चमक उठी। प्रबल गति को महसूस करते हुए मदारा गंभीर हो गया और सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है। गार्प ने सुसानु को देखा, जिस पर बमुश्किल एक खरोंच थी। प्रभावशाली स्थायित्व और इसे बहाल किया जा सकता है। उसने नीले टाइटन को देखते हुए मन ही मन सोचा। वो सहज रूप से अपने दाहिने हाथ को पीछे खींचते हुए ऊपर की ओर उछला। इस हरकत में उसकी मुट्ठी काली हकी से ढक गई थी। देखते हैं आप इसे कैसे लेते हैं, वाइस एडमिरल चिल्लाया। अब उसके हाथ से काली बिजली चमकने लगी। अब हवा में गैर्प चिल्लाया, गैलेक्सी इंपैक्ट, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी घातक गति और शक्ति के साथ आगे की ओर खींची। कोई टक्कर नहीं हुई, क्योंकि गैर्प के कॉन्करर हकी ने उसे सुसानु को छुए बिना उस पर वार करने की अनुमति दी। असली भयावह घटना मुक्का लगने के कुछ ही क्षण बाद घटित हुई। बूम! उसकी मुट्ठी से एक बहुत शक्तिशाली शॉकवेव निकली, जो एक बहुत बड़े दायरे को कवर करती हुई और अपनी सीमा में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर देती थी। काली बिजली के साथ विकिरण होने वाली शॉकवेव सुसानु की अभेद्य रक्षा को पार कर गई और मदारा को चकनाचूर कर दिया। उग! एक जोरदार धमाके के साथ मदारा ने मुंह में खून भरा और समुद्र में गिर गया। गार्प की मुट्ठी से मारा गया। उसकी महत्वपूर्ण स्थिति अज्ञात थी। उसे मरीन को कम नहीं आंकना चाहिए था। दूसरी ओर
गैर्प अपनी बांह नीचे करके जमीन पर गिर पड़ा और उससे निकलती काली हकी फीकी पड़ गई। एकदम सन्नाटा छा गया। वाइस एडमिरल गैर्प बहुत ताकतवर है। युवा मरीन की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। अध्याय 223। नष्ट हुआ मरीनफोर्ड। गार्प की मुट्ठी की शक्ति से प्रेरित होकर मदारा का शरीर समुद्र की तलहटी में डूब गया। वो उतना गंभीर रूप से घायल नहीं था जितना मरीन ने सोचा था। अंतिम क्षण में उसके कौशल लिम्बो ने उसे बचाया और अधिकांश शक्ति को झेला। इस एहसास का आनंद लेते हुए उसने सोचा, यह कैसी मादक लड़ाई है। लंबे समय के बाद युद्ध के रोमांच को महसूस करते हुए मदारा का एड्रेनालाइन पंप हो गया। हकी में कितनी जादुई शक्ति है। वो बूढ़ा आदमी मुक्का मार सकता है। उसे गैर्प होना चाहिए, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। रिन्नेगन के बिना वो शायद उनका मुकाबला न कर सके। मैंने आज खूब मौज मस्ती की। बेहतर होगा कि मैं अपने सारे पत्ते न खोलूं। चलो इसे किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। यह ध्यान भटकाने के लिए काफी है। हाथ की मुहर से मदारा के शरीर से एक लकड़ी का क्लोन उसके चक्र के एक हिस्से से अलग हो गया। अपने लकड़ी के क्लोन को देखते हुए मदारा ने आदेश दिया, उन्हें भगवान की शक्ति दिखाओ। सतह पर मरीन का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि समुद्र की सतह के अचानक हिलने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ। केवल गैर्प ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। ब्लू सुसानु पानी से बाहर निकली, जिसमें मदारा का क्लोन एक अभिमानी भाव दिखा रहा था। अब मेरी बारी है। अब समय आ गया है कि तुम लोग भगवान की शक्ति का स्वाद चखो। अगले ही पल मदारा ने अपने सुसानु के साथ मिलकर एक साथ 3 हाथ की मोहरें बुनी। तेंगी शिनसेई। अगले ही पल एक बदलाव हुआ जब सुसानु से विशाल चक्र निकला। इस चाल से मदारा के लकड़ी के क्लोन चक्र का आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया। जैसे ही मरीन ये सोच रहे थे कि मदारा की हाथ की मोहरें क्या दर्शाती है, एक विशाल छाया ने पूरे मरीनफोर्ड को घेर लिया। आसमान से एक विशाल उल्कापिंड गिरा। हे, एक मरीन सैनिक ने हंसते हुए कहा और खुले हाथों से मौत का स्वागत किया। इस तकनीकी विशालता के कारण मरीन्स के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या यह काम मनुष्य द्वारा भी किया जा सकता है। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके पास देवताओं की शक्ति है और हमने देवताओं को नाराज कर दिया। मौत का डर मरीनफोर्ड को इस तरह घेर रहा था मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि सेंगोकू को भी उस विशाल उल्कापिंड को देखकर पसीना आ गया, जिसका आकार मैरिनफोर्ड द्वीप से 3 गुना बड़ा था। क्या मेरे नेतृत्व में मैरिनफोर्ड नष्ट हो जाएगा? हटो इसे। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? ये एक बड़ी चट्टान है जो उन पहाड़ों से थोड़ी बड़ी है जिन पर मैं अभ्यास के लिए मुक्का मारा करता था। गैर्प दहाड़ते हुए उसकी ओर कूद पड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर मरीन्स के सैनिक भय और स्तब्धता से जाग उठे। उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। गैलेक्सी इंपैक्ट। गैर्प ने दहाड़ते हुए अपनी सारी ताकत लगा दी तथा अपने सभी विजेताओं और आर्मामेंट हकी को उसमें डाल दिया। बूम! उसकी मुट्ठी से एक बहुत शक्तिशाली शॉकवेव फूटी, जिसने विशाल उल्कापिंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन खंडित उल्कापिंड अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और नीचे गिर गया। बूढ़े आदमी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, गार्प ने सांस रोककर कहा। बाकी लोगों के लिए वो युवाओं पर विश्वास करता है। जैसे ही टुकड़े सतह के निकट पहुंचे, वे हवा में घर्षण के कारण लाल हो गए। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाओ और टुकड़ों को नष्ट करो। उनमें से एक भी मरीन मुख्यालय को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। सेंगोकू ने दहाड़ लगाई और एक विशाल सुनहरे बुद्ध में बदल गया। उसी समय किजारू ने अपनी विशिष्ट प्रकाश किरणों का उपयोग किया और उन्हें गिरते उल्कापिंड के टुकड़ों पर फेंका। सटीक नियंत्रण के साथ उसने अकेले ही अधिकांश टुकड़ों को नष्ट कर दिया। इस बीच वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल ने शेष बचे लोगों को नष्ट करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया। गैर्प, जो अपने हमले के बाद गिर रहा था, ने अवसर का लाभ उठाया और कुछ टुकड़े ब्लू सुसैनों पर फेंके। मदारा के क्लोन का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा था। एक बड़ा टुकड़ा सुसानु पर गिरा, जिससे क्लोन के शरीर के साथ साथ वह भी नष्ट हो गया। आखिरी क्षण में गैर्प ने मदारा के क्लोन के शब्द सुने, हम फिर मिलेंगे मरीन। ये वो नहीं है, किसी तरह का क्लोन। गैर्प ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, मुसीबत। मरीन के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद मरीनफोर्ड पर कुछ ही टुकड़े गिरे। परिणाम यह हुआ, अगले दिन सेंगोकू के हाथ में एक अखबार था। खबर कैसे लीक हो गई? वो गुस्से में चिल्लाया और अखबार को मेज पर पटक दिया। इसमें नष्ट हो चुके मरीनफोर्ड का चित्र दिखाया गया था और शीर्षक था, मरीन हार गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि सब कुछ सील कर दिया गया है और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहां क्या हुआ? सेंगोकू ने डांटा। अस्थायी रूप से बनाए गए बैठक कक्ष में उच्च स्तरीय मरीन अधिकारी खचाखच भरे हुए हैं। सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया है। उन्हें नहीं पता कि खबर कैसे लीक हो गई। बेवकूफ, किस कमीने ने खबर लीक की? क्या ये मॉर्गन्स है? अकैनू का चेहरा गुस्से से उबल रहा था।
घटनाओं के बाद मरीन एडमिरल्स को वापस बुलाया गया। अरारा, ये एक समस्या होगी। कुजान ने कंधे उचकाए। लानत है। शीर्ष स्तर के मरीन ने अपने हाथ कस लिए। ये एक ही व्यक्ति उचिहा मदारा के कारण हुआ था। वे अभी भी कल की घटनाओं से बाहर नहीं आ पाए हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार ये खबर फैल गई तो दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मच जाएगी और मरीन के तौर पर उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्या इससे उन्हें परेशानी नहीं हो रही है? वाइस एडमिरल सुरु ने मेज से अखबार उठाया और शांति से पढ़ा। यह मॉर्गन्स द्वारा जारी नहीं किया गया था, किसी भूमिगत बॉस द्वारा संचालित कोई स्थानीय समाचार पत्र। वे समाचार का उपयोग अव्यवस्था पैदा करने और उससे लाभ उठाने के लिए करना चाहते हैं। उसने विश्लेषण किया और आगे कहा, लेकिन इसे जल्द ही मॉर्गन्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा और दुनिया के सामने जारी कर दिया जाएगा। इसका हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या उसकी हिम्मत है? वाइस एडमिरल ने गुस्से से कहा। उसने हिम्मत की। सुरु ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, चीजें बदली नहीं जा सकती थी। वे केवल तथ्यों को स्वीकार कर सकते थे और तुरंत जवाबी उपायों के बारे में सोच सकते थे। वाइस एडमिरल डोबरमन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमें अफवाहों और खबरों का खंडन करते हुए तुरंत बाहरी दुनिया के लिए डेन डेन मुशी का वीडियो जारी करना चाहिए। प्रस्ताव सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। हां, सिर्फ मरीन फोर्ड को नुकसान हुआ है, मरीन को नहीं। उन्हें मरीन की ताकत और न्याय पर अटूट विश्वास है। ठीक है, तुरंत सभी जरूरी चीजों का इंतजाम करो। मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया को स्थिति समझाऊंगा, सेनगोकू ने आदेश दिया। प्राथमिकता से निपटने के बाद वे उचिहा मदारा के बारे में चर्चा करते रहे और यह भी कि उन्हें उससे कैसे निपटना चाहिए। इस शर्म को धोने के लिए उन्हें उसका शिकार करना होगा। उसी समय इस खबर ने मॉर्गन्स का ध्यान खींचा और यह ग्रैंड लाइन और 4 समुद्रों में तेजी से फैल गई, जिससे पूरे समुद्री डाकू दुनिया हिल गई, जैसा कि सेंगोकू और अन्य मरीन ने उम्मीद की थी। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हिंसक सनसनी फैला दी और दुनिया के शीर्ष अधिकारियों ने उचिहा मदारा पर विशेष ध्यान दिया और उसे खोजने और पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अध्याय 224। समय बीतता है 2 वर्ष। नई दुनिया में कहीं एक मरीन युद्धपोत उबड़ खाबड़ समुद्र में नौकायन कर रहा था। जहाज के डेक पर ब्लेज ने मुख्यालय से भेजी गई बाउंटी रिपोर्ट को देखा। वो खुश था। बाउंटी पोस्टर, नाम उचिहा मदारा उर्फ द स्कारलेट डेमन, वर्तमान इनाम 2,210 000 बेरीज। आपराधिक घटनाएं, स्वेच्छा से विश्व सरकार के जहाज पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। अगले दिन उन्होंने खुलेआम मैरिन फोर्ड पर हमला किया और एडमिरल किजारू, फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, वाइस एडमिरल गारप और अन्य विशिष्ट लोगों का सामना किया तथा बिना किसी चोट के वहां से निकल गए। अत्यंत खतरनाक। एडमिरल के बिना युद्ध में शामिल न होना। क्षमताएं, रहस्यमय नेत्र शक्तियां। यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह शैतान फल क्षमता है या नहीं। निंजुत्सु, क्लोन तकनीक या क्या क्या में दक्षता। इसे इनामी पोस्टर कहने के बजाय सही शब्द होगा खुफिया रिपोर्ट, जो केवल पर्याप्त संख्या वाले शीर्ष मरीन अधिकारियों के बीच प्रसारित की जाती है। खैर, यह ध्यान हटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ब्लेज ने सोचा और अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। उसके विपरीत रेगिस और कुइना यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मुख्यालय नष्ट हो गया है। यह आदमी सरल नहीं है। रेगिस ने मदारा के इनामी पोस्टर को देखते हुए टिप्पणी की, उसकी आंखें अलग है। कुइना ने कहा, उसे मदारा का अनंत मंगेक्यो शारिंगन बहुत खूबसूरत लगा। उनके विपरीत दुनिया ने मदारा को मरीन द्वारा अखबार में जारी किए गए इनाम पोस्टर में पाया। खास तौर पर उसके इनाम ने कई लोगों को चौंका दिया। मदारा की शक्ल और कामों ने दुनिया को चौंका दिया। अनगिनत शीर्ष लोगों ने उसकी तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके कौशल के कारण कोई भी उसे चाहकर भी नहीं पा सकता था। जहां तक मदारा का सवाल है, वो बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गया। कभी कभी वो मरीन और विश्व सरकार को व्यस्त रखने के लिए अपने ठिकाने का खुलासा कर देता था। उन्होंने विश्व की यात्रा की और ऐसे दृश्यों का आनंद लिया जो होकेज की दुनिया से पूरी तरह भिन्न थे। समय बीतता गया और घटनाएं सामने आने लगी। मूल कार्य की तरह रूकी पायरेट और सुपरनोवा एस व्हाइटबर्ड पायरेट्स में शामिल हो गए। इसके बाद 1520 रेवेरी हुई। उसके बाद पहले से ही अस्त व्यस्त दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एक असामान्य शांति थी जो कुछ लोगों को परेशान कर रही थी। ब्लेज ने भी अपनी मौजूदगी कम कर दी और मरीन वाइस एडमिरल के तौर पर समुद्र में गश्त करने लगे। उन्होंने कुछ भारी भरकम इनाम वाले समुद्री लुटेरों को हराकर एट्रीब्यूट पॉइंट जुटाए। बेशक एक समय ऐसा भी था जब उनकी भिड़ंतियों को ग्रुप रेड हेयर पायरेट से हुई थी। यह लड़ाई इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं आई क्योंकि यह लड़ाई एक अज्ञात द्वीप पर हुई थी। शैंक्स को हराने में उसे कुछ प्रयास करने पड़े। उसकी हाउशोकू हकीकी वृद्धि ने ब्लेज को प्रभावित किया। इससे उसे कुछ निःशुल्क विशेषता अंक प्राप्त हुए। कई बार कुछ घमंडी समुद्री डाकू स्वेच्छा से उसे ढूंढने आते हैं ताकि वे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होने का दावा कर सकें।
नतीजतन उन्हें या तो मार दिया जाता है या इम्पेल डाउन भेज दिया जाता है। इस तरह 2 साल बीत गए। समय रेखा 1522। आज ब्लेज को मुख्यालय से खबर मिली कि व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं में कुछ हुआ है। टीच नाम के एक आदमी ने चौथे डिवीजन कमांडर को मार डाला, फल चुरा लिया और चालक दल से भाग गया। इसके बाद व्हाइट बर्ड पायरेट्स के दूसरे डिवीजन कमांडर एस ने अकेले ही टीच को ढूंढने का फैसला किया, जिसने उनके पिता को धोखा दिया था। चूंकि टीच ने डार्क फ्रूट हासिल कर लिया है तो लफी ने शायद पहले ही यात्रा शुरू कर दी होगी। ब्लेज की आंखें सिकुड़ गई। ये करने का समय आ गया है। रिपोर्ट पढ़कर रेगिस ने आश्चर्य से कहा, टीच नाम का यह व्यक्ति पागल है। उसने एक शैतानी फल के लिए अपने ही चालक दल के सदस्य को मार डाला। मुझे नहीं लगता कि वो पागल है, लेकिन वो बहुत तेज है, क्वीना ने टिप्पणी की। 2 साल बाद वो एक गोरी, लंबी और मजबूत कद वाली महिला बन गई। हर कोई उसे देखते ही उसकी तेज आभा को पहचान लेता था। ब्लेज की देखरेख में उसकी ताकत में अद्भुत परिवर्तन हुआ और नई दुनिया ने उसके कौशल को निखारने में मदद की। यहां तक कि एडमिरल्स के लिए भी उसे हराना मुश्किल हो जाता था। उसने अपने शैतान फल और हकी को अच्छी तरह से विकसित किया। क्यों? रेगिस ने पूछा। सबसे पहले इस व्यक्ति ने चुपचाप व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के डिवीजन कमांडर को मार डाला, दूसरों को सचेत किए बिना। इसलिए वो शक्तिशाली है। दूसरा, उसने व्हाइट बर्ड के व्यक्तित्व को जानने के बाद भी चालक दल के सदस्य को मार डाला। इसका मतलब है उसका लक्ष्य स्पष्ट है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। क्वीना ने विश्लेषण किया। ताली। उसका विश्लेषण सुनकर ब्लेज ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया क्वीना, अच्छा अवलोकन। जहाज के पतवार की ओर बढ़ते हुए ब्लेज ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, तैयार रहो दोस्तों, दुनिया बदलने वाली है। उसकी बातें सुनकर रेगिस और क्वीना ने अपनी पीठ सीधी की। क्या हम अब ये कर रहे हैं ब्लेसान? ब्लेज के करीबी विश्वास पात्र होने के नाते वे उसकी कुछ योजनाओं को जानते हैं। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन 6 महीने के भीतर या उसके आसपास। ब्लेज ने टिप्पणी की और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले और देखें कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इसके साथ ही ब्लेज, क्वीना और रेगिस चल पड़े। चूंकि उनकी मंजिल आकाश थी, इसलिए ब्लेज के नेन बादल लिटिल व्हाइट ने उनकी यात्रा में मदद की। रास्ते में ब्लेज ने अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाली। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 79.9, 2996/3000, शैतान फल 79.9, हकी 84.6, मुक्त विशेषता बिंदु 10.5 20.5। उनकी विशेषताओं में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उनके डेविल फ्रूट और हकी दोनों विशेषताओं में 2 से 3 अंकों की वृद्धि हुई, जबकि उनका संविधान 79.9 पर स्थिर रहा। इस बीच उन्होंने 10 से अधिक निःशुल्क विशेषता अंक अर्जित किए, जो 10.5 से बढ़कर 20.5 हो गए। उन्हें शैंक्स और उसके समूह को हराने के लिए 3 अंक मिले, गैर्ब से 3 अंक तथा स्पैरिंग के संदर्भ में किजारू से 2 अंक मिले, जबकि शेष अंक उन्होंने 2 वर्षों में पायरेट्स को हराकर एकत्र किए थे। उसके लिए ये पॉइंट्स कमाना आसान नहीं था। सिर्फ 1 बिलियन से ज्यादा इनाम वाले समुद्री लुटेरे ही उसे पॉइंट्स दिलाते हैं, और उसने ज्यादातर जाने माने समुद्री लुटेरों को हराया। ज्यादा पॉइंट्स जुटाने के लिए वो सिर्फ इम्पेल डाउन में जा सकता है। परिवर्तन को पूरा करने के लिए उसके ईश्वर के रथ की मात्र 4 बूंदें ही काफी है। उसे नहीं पता कि इससे किस तरह का परिवर्तन आएगा। वो उम्मीदों से भरा हुआ था। 1 घंटे के बाद वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जो बादलों के सहारे हवा में तैर रहा था। यह द्वीप मरीन फोर्ट जितना बड़ा था, जिसकी सतह समतल थी और कुछ इमारतें थी। इस द्वीप का नाम डॉन है, जिसे ब्लेज की शक्तियों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। वह इस जगह का उपयोग अपनी खुद की एक ताकत बनाने के लिए कर रहा है। द्वीप केंद्र पर हजारों सैनिकों को प्रशिक्षण लेते देखा जा सकता था, जिसकी देखरेख क्रांतिकारी साबो और कोआला कर रहे थे। क्रांतिकारियों में से भी सिर्फ ड्रैगन, सबो, कोआला और कुमा ही इस जगह को जानते हैं। ब्लेज की तरफ से क्वीना, रेगिस, हैनकॉक और मदारा को इसके बारे में पता है। उसे आते देख साबो ने उसका अभिवादन किया। ब्लेज सान, तुम्हें आए हुए कुछ समय हो गया है। ड्रैगन सान कुछ दिन पहले ही चले गए थे। इस बीच कोआला ने क्वीना का अभिवादन किया। इन 2 सालों में वे घनिष्ठ मित्र बन गए। वाह क्वीना, तुम फिर से लंबे हो गए, लेकिन मैं अब भी वैसा ही दिखता हूं। जहां तक रेगिस का सवाल है, वो वहां अजीब तरह से खड़ा था और कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यही कारण है कि मैं इस जगह से नफरत करता हूं। सब कुछ कैसा चल रहा है? ब्लेज ने सबो से पूछा। अच्छा, हम पूरी तरह तैयार हैं। साबो के चेहरे पर उत्साह देखा जा सकता था जब उसने अपनी मुट्ठी बांधी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम विश्व सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं। मदारा कहाँ है? ब्लेज ने पूछा। अध्याय 225, अर्धईश्वर। वो पीछे है, दानव दस्ते के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख कर रहा है, साबो ने उत्तर दिया। डेमन स्क्वाड। ये सुनकर ब्लेज के चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। ये मदारा का विचार था, क्योंकि उसने हजारों रंगरूटों में से 20 लोगों को चुना था जो सबसे अच्छे थे। उन्होंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए यह काम किया था, लेकिन बाद में यह कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2 साल पहले
उन्होंने एक सेना बनाने के लिए दुनिया भर से हजारों लोगों की भर्ती की। उन्होंने सिर्फ विश्व सरकार, समुद्री लुटेरों या मरीन से प्रभावित लोगों को ही भर्ती किया। वे लोग जिनमें दुनिया को बदलने का दृढ़ संकल्प है। मदारा के शारिंगन के साथ स्क्रीनिंग प्रक्रिया बिना किसी गुप्तचर या गद्दार के सुचारू रूप से चली। बेशक इसने विश्व सरकार और मरीन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन रिवॉल्यूशनरी, ब्लेज और मदारा के साथ मिलकर काम करने से सब कुछ सुचारू रूप से चला। उन्होंने करीब 2500 लोगों की भर्ती की और उन्हें बेहतर लड़ाके और खुफिया एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। एक साल बाद उनमें से करीब 1500 लोगों को फोर सीज और ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में भेजा गया। वे सभी मरीन में भर्ती हुए। ध्यान आकर्षित न करने के लिए उन्होंने अपनी ताकत छिपाई और सीमेन रिक्रूट्स या फर्स्ट क्लास के रूप में सबसे निचले पद पर रहे। बाकी 1000 लोग अभी भी यही हैं। उनमें से कुछ ने तो हकी भी सीख ली है। उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। और साबो का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले ड्रैगनसान के जाने के ठीक एक दिन बाद हमारे यहां घुसपैठिए आए थे। ओह, ब्लेज को आश्चर्य नहीं हुआ। क्या ये CP0 है? डॉन द्वीप पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा द्वीप ब्लेज द्वारा गर्मी के क्षेत्र में घिरा हुआ था। उसकी समझ के बिना द्वीप पर पैर रखना मुश्किल है, लेकिन दुर्लभ शैतान फल क्षमताओं के साथ यह किया जा सकता है। हाँ, वे बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हुए, जैसे कि वे यहां टेलीपोर्ट हो गए हों। सबों ने इस प्रक्रिया का वर्णन किया। शुक्र है मदारासान यहां था। वो वास्तव में शक्तिशाली था। उसने कुछ ही चालों में उन सभी को मार डाला। विश्व सरकार कुछ समय से इस स्थान को खोजने की कोशिश कर रही है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इस स्थान को कैसे पाया, साबो का अनुमान है कि उन्होंने उचिहा मदारा का पीछा किया। बातें करते हुए वे द्वीप के दूसरे छोर पर चले गए। डॉन द्वीप को बीच में एक बड़ी इमारत ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। क्या हमें स्थान बदलना चाहिए? साबो ने पूछा। उन्हें आने दो, मेरे यहां होने से वे कुछ नहीं कर सकते, मदारा ने दबंग लहजे में टिप्पणी की। उसके पास अपने दावे का समर्थन करने की ताकत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में विश्व सरकार व्यस्त रहेगी, इसलिए उनके पास फिर से आने का समय नहीं होगा। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए मदारा के पीछे जवाब दिया। मदारा की ओर देखते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम बदल गई हो मदारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम युवाओं को निर्देश और प्रशिक्षण दोगी। मुझे ये मजेदार लगता है। मादारा का विशिष्ट उत्तर। अपनी बाहों को क्रॉस करके मादारा ने अपने शारिंगन को खोलकर प्रतियोगिता देखी। क्या ये जैक्स और अकीरा है? ब्लेज ने पूछा। चाहे वो कितनी भी बार हार जाए, वो कभी हार नहीं मानता। एक आम नारुतो किस्म का आदमी। क्या आप सहमत नहीं हैं? नारुतो? कितनी बुरी याद है। मदारा ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन सहमति जताई। अकीरा को ब्लेज ने भर्ती किया था। वो एक शाही परिवार में जन्मी राजकुमारी है, लेकिन उसने अपना राज्य, अपने पिता, माता और वो सब कुछ खो दिया जिसे वो प्यार करती थी। एक ही रात में नष्ट हो गया। उसे पकड़ लिया गया और कैदी की तरह रखा गया। ब्लेज ने उसे बचाया और यहां लाया। दूसरी ओर जैक्स को मदारा ने भर्ती किया था। वो एक खुशमिजाज लड़का है जिसकी आत्मा अडिग है। दानव दस्ते में अकीरा और जैक सबसे अच्छे हैं। वे शैतान फल उपयोग करता है और आयुध और अवलोकन हकी में कुशल है। अकीरा एक जुआन फल उपयोग करता है और वो भी एक पौराणिक फल है, क्योंकि उसने टोरी टोरी नो मी मॉडल थंडरबर्ड खाया था। वो गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ एक विशाल थंडरबर्ड में बदल सकती है। जैक्स के लिए वो एक लोगिया व्यक्ति है जिसने उसी थंडर पावर के साथ क्लाउड फल खाया। ब्लेज ने उसके लिए इसे बदल दिया। उनके जैसे डेमन स्क्वाड का आधा हिस्सा शैतान फल उपयोग करता है। उनकी लड़ाई को देखकर ब्लेज मुस्कुराया। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं। सबो, मदारा, मैं यहां एक और महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं। किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। यह कहते हुए ब्लेज वहां से गायब हो गया। ब्लेज की आकृति उसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमरे में दिखाई दी। हालांकि वो कभी कभार ही आता है, लेकिन यहां उसका एक निजी कमरा है। जब वो भगवान के रक्त का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे उनकी जरूरत होती है। ब्लेज ने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर तक अपने पैरों को क्रॉस करके आराम किया। एक विचार के साथ उसने आसपास मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। पहली बार की तरह उसने अपनी हकी का उपयोग करके भगवान के रक्त को बनाने से पहले प्राकृतिक ऊर्जा को अपनी जीवन ऊर्जा नेन के साथ मिलाया। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। वो अपनी जीवन ऊर्जा से थका हुआ महसूस करता था और हकी भी उसी समय समाप्त हो गया था। उसके स्टेटस बार में भगवान का रक्त काउंट 2997/3000 बढ़ गया। अभी 3 और बचे हैं। प्रक्रिया को दोहराने से पहले उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा और हकी को पुनः स्वस्थ करने के लिए ध्यान किया। एक दिन बीत गया।
दूर क्षितिज से सूरज की रोशनी के साथ एक नया दिन शुरू हुआ। उस पल ब्लेज ने आखिरकार आखिरी बूंद निकाली, जिससे भगवान के खून की गिनती 3000 हो गई। जैसे ही उसने ये प्रक्रिया पूरी की, उसके शरीर के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका खून अभी भी लाल था, लेकिन उसके चारों ओर एक सुनहरी चमक थी। उनमें एक पवित्र, प्राचीन और परिष्कृत आभा थी। जैसे ही परमेश्वर का रक्त उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हुआ, उसने एक दिव्य परिवर्तन लाया। एक गर्म सनसनी उत्पन्न हुई, जिससे हल्का दर्द हुआ। हालांकि इस अनुभूति ने उसे असहज महसूस नहीं कराया, बल्कि उसे ये एहसास कराया कि उसके शरीर में कुछ जादुई घटित हो रहा है। साथ ही उसे एक स्पष्टता का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जो लंबे समय से उसके दिमाग को अवरुद्ध कर रही थी, टूट गई हो। ये एक अद्भुत अनुभूति थी, शरीर और आत्मा दोनों का पूर्ण रूपांतरण। ये अनुभूति कुछ मिनटों तक रही, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अपने पैरों पर खड़े होकर ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और बदलावों को देखा। उसके रूप रंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व चांदी की आभा की रेशमी परत में लिपटा हुआ था। एक विचार के साथ वो पतली परत उसकी त्वचा में समा गई और नजरों से ओझल हो गई। जब उसका शरीर अर्ध देवता स्तर पर पहुंच गया, तो उसकी शारीरिक शक्तियां चरम पर पहुंच गई। उत्तेजना की भावना। ब्लेज को हंसना था, लेकिन अचानक उसे मदारा की पागल हंसी का दृश्य याद आ गया, जब दूसरा पक्ष जीवित हो गया और उसके खून का स्वाद चखा। मुझे लगता है कि ये मुझे शोभा नहीं देगा,